और जब भी विचार आए होंगे तो उसे टाँक लेने की जो गरज रही होगी, विचार निश्चित मौलिक रहे होंगे, अच्छे रहे होंगे, तभी टाँकने के लिए विवश होकर लाचार कवि जैसे जहाँ जो कागज पाया और जेब में जिस तरह से पेंसिल पाया पेंसिल, कलम पाया कलम से लिख लिया, फिर वह कविता होती है। हिंदी के जो बहुत सुविज्ञ आलोचक हैं धूमिल के, उन्होंने इसे बहुत अनाप शनाप संबोधनों से नवाजा है। सूजनी होता है हमारे यहाँ एक जो छोटे छोटे टुकड़े से बनाई जाती है, उसका भी संबोधन कुछ लोगों ने दिया है कि धूमिल की कविता मुकम्मल नहीं बल्कि छोटी छोटी कविताओं का एक विस्तार है। मित्रों, मुझे ज़्यादा इसलिए नहीं कहना है, इस तो दर्द बयां कर रहा हूँ जो 45, 48 या 50 सालों में सुना हूँ कि क्या सुनते हैं समीक्षक, क्या कहते हैं समीक्षक उनकी रचना पर। लेकिन कवि की वह व्याकुलता, जो विवश हो, जो लाचार हो शब्दों को देने के लिए, क्या वह डायरी के पन्ने, साफ सुथरे रजिस्टर इस तरह की खोज करते हैं जहां बना कविता लिखा गया। मित्रों, जीवन के अंतिम दिनों में जहां वह रहते थे नवाबगंज, आश्चर्य होगा आपको कि जो कोयला जला हुआ रहता था, कोयला की गांठ, उसकी दीवार, उस पर, उस कोयले से उसके दीवार पर सफेद जो चूना लगा रहता था, उस पर भी 2-4 पंक्तियां लिखी गई थी। क्या यह कुछ हटकर अलग होते हुए नहीं लगता? हम यह नहीं कहते हैं कि इस तरह की रचना प्रक्रिया और लोगों की नहीं होगी, निश्चित होगी और लोग इससे गुजरते होंगे। कविता आज तक बढ़ी हुई है और कवि की बौखलाहट, कवि की विवस्था आज भी है और कविता वही मुकम्मल बयान करती है। कविता रीतिकालीन सौंदर्य की आज नहीं गढ़ी जा रही है। कविता हमारे इस विषम बेला को व्याख्यायित कर रही है। बहुत खुशी है, हमारे मंच पर राजेश जोशी जी बैठे हैं। जब मैं 15 साल का था, पिताजी का निधन हुआ था। राजेश जोशी का पहली बार मैंने लेख पढ़ा था पूर्वग्रह के जून 1975 के अंक में। राजेश जोशी का वह अंक लेख हो सकता है वही बताएंगे उनके किसी संग्रह में हो, लेकिन मैं किशोर था और 15 साल की अवस्था थी। वह पूर्वग्रह का अंक जो भोपाल से निकलता था, अशोक वाजपेयी संपादक थे, राजेश जोशी का, उसमें एक लेख पढ़ा था और मुझे आज अच्छी तरह याद है। जो सबसे भीगने वाली लाइन थी, सबसे सोचने वाली लाइन थी, बार बार इस कविता को संभालने के लिए संबल देने वाली पंक्तियां थी, वह यह थी कि मुक्तिबोध और धूमिल को पढ़ते हुए यह लगता है कि मुक्तिबोध ऊपर से नीचे आते हैं और धूमिल नीचे से ऊपर जाते हैं। मैं पूरे क्षमा निवेदन के साथ राजेश जी को से भी निवेदन करूंगा कि यह पंक्तियां जो मुझे याद हैं लगभग 45-46 साल बाद, क्या सच है? इसका यहाँ इस खुले सभा में अगर उनकी मुहर लगेगी तो मुझे हार्दिक सुख होगा। मित्रों, जब मैं यहाँ आया तो पहली साहित्यिक गोष्ठी बनारस में इसे 9 नवंबर को, जब इनके जन्मदिन पर, जब से मैं होश संभाला हूँ
लगभग 80-81 से मैं गांव पर एक गोष्ठी करता हूं और वहां लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के लोग भी होते हैं, गांव के अगल बगल के लोग होते हैं। लेकिन वह यूजीसी का प्रोग्राम नहीं होता, वह किसी संस्था का भी प्रोग्राम नहीं होता जो रजिस्टर्ड हो, जो चंदा उतार लिया हो। वह प्रोग्राम मेरे द्वारा संचालित होता है और मेरे अपने जेब के बल पर होता है। बहुतों ने कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन कराइए, हम ये कर दें, हम वो कर दें। हमने कहा ना, जिस कवि को अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, जो कवि ऊब कर बौखला कर कह रहा हो कि न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला सा षड्यंत्र है, उस कवि के लिए इस व्यवस्था से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उत्तराधिकारी एक जैविक पुत्र के कारण हूँ और जितना निर्वाह कर सकता हूँ बिना किसी लाग लपेट के आज तक किया हूँ। इसे आज सौंप कर मैं आप सबको, जो उनकी बात के, उनकी पीढ़ी के, उनकी से कोई यह नहीं था कि ये चाचा भी पिता से कम उत्तरदायित्व वाले हैं। पिता तो बहुत कम रहते थे घर पर, अपने नौकरी के दौरान बाहर रहते थे, लेकिन चाचा जी रहते तो पिताजी बनारस ही ज़्यादा रहे, आते जाते थे, लेकिन पहला अगर कोई संकट मोचन होता था, संकट मोचक होता था, तो हमारा परिवार, संयुक्त परिवार, यानी हमारे अन्य चाचा कन्हैया पांडे, अर्जुन पांडे, शोभनाथ पांडे, लोकनाथ पांडे और हमारी दादी, हमारा संयुक्त परिवार। और पिताजी के रहते हुआ परिवार संयुक्त था। वह संयुक्त परिवार की भी पीड़ा इसमें आप पढ़ सकते हैं। घर में वापसी कविता बहुत मुकम्मल कविता है, बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा, नहीं तो मैं एक एक कविता इसी 70 बीच में डालते चलता है। यहाँ अलग से कविता कहने वाले लोग शायद हमसे अच्छा कहेंगे, जैसा कि पहले वक्ता के रूप में श्री गुप्त जी ने कहा है। तो हम भी आप लोगों से कुछ सीख कर, कुछ सुनकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी, इसलिए हम बहुत विस्तार नहीं देंगे। लेकिन 1977 में आई कल सुनना मुझे, और 1979 में जिसे साहित्य अकादमी मिला, मित्रों उसकी कथा थोड़ा सा इसलिए सुना दूं कि उनके समकालीन मित्र, जिन्हें उनका लंगोटिया यार कहा जाता था, उन लोगों ने भी उनका, कन्हैया चाचा का साथ नहीं दिया। उन्होंने भी यही कहा कि धूमिल संसद से सड़क तक के बाद अक्सर अकेले हो गए थे और कुछ लिख नहीं पाए। पहली पुस्तक क्षितिमोहन सेन की आई थी 1910 के पहले। इसके बाद 100 पोएम्स ऑफ कबीर, रविन्द्रनाथ जी का अनुवाद आया। इसके बाद हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष नागरिक प्रजाणी के संस्थापक, उन्होंने कबीर वचनावली, कबीर वचनावली के रूप में उनके प्राप्त साखी शबद रामायणियों के जो पद हैं, दोहे हैं, सब एक जगह पहली बार उन्होंने संग्रहित किया था। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जब शांति निकेतन जाते हैं तो वहाँ कविगुरु ने एक दिन पूछा कि कहाँ से आए हो, तो थोड़ा आश्चर्य
उनको थोड़ा स्तब्ध कर देने वाला प्रश्न लगा कि आप यहीं तो बुलाए और मैं बनारस से आया हूँ। कहा नहीं, बनारस से तो आए हो लेकिन बनारस के बारे में कुछ जानते हो? उन्होंने जितनी जानकारी थी वह भी कहा। अंत में कहा तुम एक नाम भूल रहे हो, कबीर का। कबीर बनारस की मट्टी की उपज हैं और लहरतारा में पैदा हुए। लहरतारा पर पाए गए कबीर चौरा मूल गादी में उनका स्थान था। 500 साल पहले कबीर का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? फिर उन्होंने 100 पोएम्स ऑफ कबीर ये सब लिया और फिर उनकी किताब कबीर आती है। मित्रों बता दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद पाठ्यक्रम की नियति या शुरुआत कबीर से नहीं इसलिए होती थी, कबीर से इसलिए पाठ्यक्रम की शुरुआत नहीं होती थी कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, धर्मशास्त्र के ज्ञाता नहीं थे। कबीर खिचड़ी भाषा के कवि थे, सधुक्कड़ी भाषा के कवि थे। तो साधुओं की कोई भाषा नहीं होती, वो तो विभिन्न भाषाओं की खिचड़ी होती है। इसलिए वह उस रूप में कवि नहीं थे जिस रूप में कबीर सूर जायसी हुआ करते थे। और पाठ्यक्रम की शुरुआत कबीर सूर हमारे वार्डन थे और वह गोष्ठी बहुत अच्छी हुई थी। 150 लोगों का पूरा सभागार भरा हुआ था। नागार्जुन जी ने जैसे मुझे राजेश जोशी जैसे वरिष्ठ कवि की यह पंक्ति याद है, मुक्तिबोध और धूमिल वाला नीचे से तद्भाव का कवि धूमिल है और ये तत्सम के कवि हैं। फिर कविता का भी उदाहरण देते हैं कि एक तरफ ब्रह्म राक्षस है जिसकी बनावट आप भी पढ़िए, छप छपा छप छप करता है, जनसंग उष्मा की भी बात करता है। बड़ी कविता है, इसमें दो राय नहीं, चरित्र प्रधान कविता है। लेकिन जब मोची राम आती है 65 में तो वहां कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके लिए आपको कोस की तलाश करनी पड़े। सीधे मोची कहता है, बाबूजी सच कहूं मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। मोची को हर आदमी के मरम्मत की चिंता है, यह मोची है। यह हर आदमी के मरम्मत की चिंता से ग्रस्त मोची ही कह सकता है कि जीवन जीने के पीछे तर्क होना चाहिए। अगर तर्क नहीं है जीवन किसी तरह से जिया जा सकता है। खैर, मैं पुनः नागार्जुन जी की वह कविता याद दिला दूं, अरे वह पूरा संस्मरण आपको सुना दूं। नागार्जुन जी ने उदाहरण दिया कि राजनीतिक शब्दावली का प्रयोग धूमिल ने वैसे ही किया है अपनी कविताओं में जैसे निर्गुण कवि संत कबीर ने किया। सुषमन तार से भीनी चदरिया, भीनी 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 चदरिया, पूरी सुषुम्ना प्रणाली योग की जो फिलॉसफी है उसे अपने रोजमर्रा के जीवन से काहे का ताना काहे का बाना, सुषमन तार से भीनी चदरिया, मैंने अपने जो पेशे के शब्द उनके थे, आप सभी लोग जानते हैं कि वो पेशे से बुनकर थे। ताना बाना, सांचा फेंकना, साड़ी बुनना, उससे सुषुम्ना प्रणाली को समझाते हैं। यही नहीं, उन्होंने कई उदाहरण दिया था और लंबा भाषण दिया था। उस समय टेप मैसर नहीं था हमारे पास। आज भी मुझे इस बात का दर्द है, नहीं मैं उसे ले रखता। उन्होंने एक और उदाहरण दिया था, माया महाठगी ने हम जानी। ये सब बहुत उनके पद सब लोग लगभग पढ़े होंगे, जानते होंगे, जो हिंदी के भी ये पाठक हैं या वैसे भी। माया महाठगी ने हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। फिर कैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी, शिव के भवन भवानी। इस तरह से पूरा पद उठ नहीं रहा है। ठीक इसी तरह से धूमिल
ने भी शब्दों को गढ़ा और अपने समय की राजनीतिक विसंगतियों को ऊंचाई दी। उनकी एक लोहसाएं कविता है, बहुत कोट नहीं की जाती है। पूरा लोहसाएं का परिदृश्य है जहाँ लोहार भांति धधकाता है और अपना कुदार फरता या तमाम गृहस्थी किसानों के संयंत्र को शाम रखता है, करता है, सब करता रहता है। उसमें एक लाइन आती है, कहता है टेकू बनिहार, हंसिए पर ताव जरी ठीक करी देना, आजकल छिनार निहाई ने लोहे को मनमाफी करने के लिए हथौड़े से दोस्ती कर ली। मित्रों, इस कविता का बहुत व्यापक अर्थ है, वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन यह बता दें कि 72 में जो सम्मिलित सरकार बनी थी केंद्र में, वह वामपंथियों के समर्थन से बनी थी। वन छिनार निहाई, हंसुए, हथौड़ा उसके सिंबॉलिक फॉर्म है। कहता है टेकू बनिहार, हंसिए पर ताव जरी ठीक करी देना, आजकल छिनार निहाई ने लोहे को मनमाफी करने के लिए हथौड़े से दोस्ती कर ली। बहुत सारी कविताएं इस तरह से हैं। समाजवाद माल गोदाम पर लटकती हुई उस बाल्टी की तरह है, जैसा कि आपने भी कथा की पंक्ति सुनाई, जिस पर लिखा है आग, भरा है बालू और पानी। नट बोल्ट से अलग हो रहा है, तुम कह रहे हो मैकेनिज्म टूट रहा है, मैं कह रहा हूँ तुम कह रहे हो हत्या हो रही है, मैं कह रहा हूँ मैकेनिज्म टूट रहा है। कविता श्री काकुलम में जो विद्रोह हुआ था 72-71 में, उस पर आधारित है कविता। इस सबको आप लोग इसमें देख सकते हैं। और पूर्वग्रह के उस नए लेखक राजेश जोशी को सुनने की पूरी इच्छा के साथ, सतीश जी को सुनने की पूरी इच्छा के साथ, भाटिया जी को पूरी इच्छा के सुनने के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग भूमि सौंप पढ़ेंगे और हमें लगता है कि निश्चित तौर पर आपको भूमि को पुनः समझने, पुनर्पाठ के लिए बहुत जरूरी सिद्ध होगा। अगर सिद्ध होता है तो मैं अपने बड़े काम से मुक्त अपने को समझूंगा, नहीं तो मानूंगा कि यह काम भी उन्हीं दो रचना संग्रामों के साथ की तरह हुआ। लेकिन आशा है, विश्वास है, इसे आप समर्पित करेंगे। इसके साथ